हेलो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों सच में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना पेन उठाए ऐसे बड़े-बड़े सवालों को आप चुटकियों में कैसे धराशायी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे यही एक सवाल है जिसको आदित्य रंजन सर ने बताया है, मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जिनके पास 41 से 60% अंक है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं दोस्तों, एक नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक? जिसमें से 42% छात्रों ने 81 से 100% अंक हासिल किए और 25% छात्रों ने 61 से 80% अंक हासिल किए हैं। जो बच रहे हैं दोस्तों, उन्हीं लोगों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए होंगे। उन्हीं बचे लोगों का मुझे संख्या ज्ञात करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 100 में से 42 यहाँ और 25 यहाँ, यानी कि 100 में से 67% लोगों ने कुछ अंक प्राप्त किया। अब जो बच रहे हैं 33%, इन्हीं छात्रों की मुझे एक्चुअल रियल संख्या चाहिए, ठीक? मैं देख रहा हूँ कि 33 में 11 भी शामिल है, जिसको नीचे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो यानी कि मेरा दोस्तों वह ऑप्शन सही होगा जो 11 से कट रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि केवल ऑप्शन एक ही है, वो है ए, जो 11 से कट रहा है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि शेष राशि ज्ञात करिए। शेष राशि ज्ञात करिए। दोस्तों पहले मैं पूरे क्वेश्चन को समझाता हूँ कि 5600 रुपए की एक राशि थी, 8% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए दी गई थी, ठीक? अब उसे वापस ली गई, आधा राशि को शेयर मार्केट में दे दिया गया। अब जो शेष राशि बच रही है उसी को ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 5600 रुपए है, जो कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी वैल्यू हमारी जो होती है, कोई भी वैल्यू जो मूल रूप में होती है, वो कितने परसेंट के बराबर होती है? तो 100% के बराबर होती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि नीचे 100 आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ऊपर 56 है, जिसमें 7 शामिल है और 8 शामिल है। तो हमें केवल 7 से मतलब है, ठीक? क्योंकि यही थोड़ा सा टेढ़ा बनाता है। तो हमारी निगाहें उस ऑप्शन को ढूंढेंगी जो 7 से कट रहा होगा। और हम देखते हैं दोस्तों कि 7 से केवल एक ही ऑप्शन कटने वाला है, और वो है ऑप्शन बी। इस तरह से बी सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। दोस्तों पहले मैं पूरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि 702 रुपए को राम, रमेश, नरेश में बांटना था। किस रेशियो में? 4-3-2 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से बांट दिया गया 3-4-6 के रेशियो में। इस गलती की वजह से, इस त्रुटि की वजह से सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, ठीक? तो हम देख रहे हैं कि इसको मिलना चाहिए था 4, मिला 3, इसको तो लॉस हो गया। इसको मिलना चाहिए था 3, मिला 1, इसको लाभ हुआ कितना? लेकिन एक ही का लाभ हुआ। देखते हैं तीसरे वालों को, इसको मिलना चाहिए था 2, मिल गया 4, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा है? तीसरे वाले को। और तीसरे नंबर पे है कौन दोस्तों? नरेश। तो मेरी निगाहें उस ऑप्शन को ढूंढेंगी जिसमें नरेश भैया मौजूद होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि नरेश भैया केवल एक ही ऑप्शन में मौजूद है, और वो है ऑप्शन सी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पुराने सिक्कों, 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक? अब सिक्कों की संख्या ज्ञात करने से पहले क्वेश्चन को समझिए। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 7, 6 और 8 के अनुपात में दिया गया है, ठीक? तो हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 वाले का रेशियो कितना है? 6 है। यानी कि हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो 6 से कट रहा होगा। आप कहेंगे दोस्तों हो सकता है नीचे इसको कोई काट दे, तो दोस्तों इसको नीचे कोई काट नहीं पाएगा, ठीक? क्यों नहीं काट पाएगा? क्योंकि आप इनको जब जोड़ेंगे, इनको आप जब जोड़ेंगे तो पाएंगे 117। अब जब आप 936 में से 117 से भाग देंगे तो आपकी वैल्यू ना तो कभी भिन्न में आएगी, और ना ही कभी बटे में आएगी, या ना ही कभी दशमलव में आएगी। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वो सवाल सवाल नहीं, फिर बवाल बन जाएगा, ठीक? तो आपको जो मान मिलेगा वो बिना बटा का मिलेगा, और बिना बटा का मिलेगा तो उसमें आप 6 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें 6 शामिल होगा।
हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो 6 से कट रहा होगा, और 6 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ए। इस तरह से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यह, इसमें पूछा गया है कि बी का मान ज्ञात करिए। बी का मान ज्ञात करिए। दोस्तों पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। कहा है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यहाँ सर बताए हैं कि ए अनुक्रमानुपाती अंडर रूट बी। इसका मतलब होता है कि जिस जिस तरीके से ए बढ़ेगा उसी तरीके से बी बढ़ेगा। ठीक, हम देख रहे हैं कि यहाँ ए 15 था, घटकर कितना हो गया 9, यानी कि अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 9/15 यानी कि 3/5 गुना हो गया। यानी कि हमारा बी भी इसी रेशियो में क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो हम उस ऑप्शन को खोजेंगे जिसमें 3/5 मौजूद होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3/5 यानी कि हर में केवल एक ही जगह पे 5 है, वो है ऑप्शन बी। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसमें पूछा गया है कि चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है औसत का। ठीक, इसमें 4 लोग थे, 3 लोगों का अंक इतना है। ठीक, 3 लोगों का अंक इतना है, चौथे का नहीं पता है, इसी का मुझे ज्ञात करना है। तो इसका औसत दिया दोस्तों 80। दोस्तों हम इसमें यूनिट डिजिट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, इसमें औसत दिया है 80, तो 80 का टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे, इसको आप मन ही मन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम 80 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0। सॉरी, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 7 से जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 8, और 3 से जुड़ेगा तो 11, यानी कि इनका योग का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। अब जब 0 में से 1 जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 9, और 9 केवल एक ही ऑप्शन में मौजूद है और वो है ऑप्शन ए। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा कि मैं और कैसी वीडियो लेकर आऊँ।